अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो यूरोलॉजी हम पढ़े थे और जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था, दैट इज़ बेसिकली रीनल ट्यूमर्स। ठीक है, रीनल ट्यूमर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी पास पेपर्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे एक दफ़ा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सिनेरियो किस तरह का आता है। सो रीनल ट्यूमर्स को आपने पैथोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ होगा, मैं उस सारी डिटेल में भी नहीं जाऊँगी, लेकिन ओवरऑल आपको पता है कि कोई भी ट्यूमर है तो हम उसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं जी ट्यूमर बिनाइन हो सकता है और ट्यूमर जो है वो मैलिग्नेंट हो सकता है। अब एज सच बिनाइन की डिटेल्स आपको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जो बिनाइन ट्यूमर है उसमें हमारे पास एडिनोमा होता है, एंजियोमा होता है और एंजियोमायोलाइपोमा होता है। ठीक है, सो बिनाइन में हमारे पास क्या होता है, एडिनोमा होता है, एंजियोमा होता है, और तीसरा अगर हम देखेंगे तो एंजियोमायोलाइपोमा होता है। ठीक है, अब इसकी इतनी ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं 4 का जिक्र हुआ हुआ है, जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्टली सिनेरियोज आते हैं तो वो आपको आने चाहिए। नंबर 1 ट्यूमर बेटे हमारे पास है विल्म्स ट्यूमर। विल्म्स ट्यूमर जो है ये पेडियाट्रिक एज ग्रुप का ट्यूमर है, बच्चों के अंदर पाया जाता है। रीनल कार्सिनोमा है बिफोर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल से पहले, जिसको नेफ्रोब्लास्टोमा इन चिल्ड्रन भी कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास ट्यूमर है उसके 2-3 नाम है। उसको एक तो हम लोग कहते हैं ग्रेविट्स ट्यूमर, ठीक है, इसी को हम साथ में कहते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा, जो कि मोस्ट कॉमन रीनल ट्यूमर है जो अडल्ट में पाया जाता है। इसी को हम कहते हैं एडिनो कार्सिनोमा और इसी को हम कहते हैं हाइपरनेफ्रोमा। ठीक है, सो ये आपको 3-4 नाम बता दिए। ग्रेविट्स ट्यूमर भी कहते हैं, रीनल सेल कार्सिनोमा भी है, एडिनो कार्सिनोमा भी है और हाइपरनेफ्रोमा भी है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो अडल्ट हुड में पाया जाएगा रीनल ट्यूमर, दैट इज रीनल सेल कार्सिनोमा और ग्रेविट्स ट्यूमर। नंबर 3 हमारे पास होता है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ट्रांजिशनल आपको पता है इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम इन्वॉल्व होता है और ये यूजुअली ब्लैडर एंड जो लोअर यूरेटर है उसको इन्वॉल्व करता है। एंड लास्टली बेटे हमारे पास होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट ट्यूमर 2 आपको आने चाहिए जिनके ज़्यादातर केसेस और सिनेरियोज आते हैं वो विल्म्स ट्यूमर है और ग्रेविट्स ट्यूमर है। सो स्टार्ट करते हैं विल्म से, साथ आपको रिवाइज भी कराऊंगी और हम एंड पे सिनेरियोज भी देखने लगे हैं। सो विल्म्स ट्यूमर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली क्या है, रीनल ट्यूमर है नंबर 1। नंबर 2 हमने कहा कि ये पीड्स एज ग्रुप का ट्यूमर है, पेडियाट्रिक एज ग्रुप का बच्चों के अंदर पाया जाता है और 95% जो इसके केसेस हैं वो बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज पे हमारे पास प्रेजेंट कर जाते हैं। क्या प्रेजेंटेशन है उनके बारे में बात करते हैं। और ये भी आपने याद रखना है कि 95% ये जो डिजीज़ है ये यूनिलेटरल होता है, यानी बच्चे की एक किडनी के अंदर इशू होगा, दोनों किडनीज नहीं होंगी। अब अगर हम इसकी पैथोलॉजी की बात करें तो आपने याद रखना है कि इसके अंदर बेसिकली एक जीन होती है जिसको हम कहते हैं VT1। ये VT1 का मेन काम होता है ट्यूमर को सप्रेस करना, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो डिलीट हो जाएगी तो उसका ट्यूमर सप्रेसिव रोल ख़त्म हो जाएगा और ट्यूमर वहाँ ग्रो करेगा। सो बेसिकली विल्म्स ट्यूमर की पैथोलॉजी ये है कि उसमें जो VT1 जीन जो बेसिकली ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो डिलीट हुई हुई होती है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम ट्यूमर की बात करेंगे तो वो कहता है ये मिक्स ट्यूमर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2-3 कंपोनेंट हैं। मैं इसको BSE से याद रखती थी, यानी वो कहता है कि इसके अंदर आपके पास ब्लस्टर्नल कंपोनेंट भी होता है, स्ट्रोमल भी होता है और एपिथेलियल भी होता है। ठीक है, सो ब्लस्टर्नल भी होता है, दूसरी तरफ हम देखेंगे तो स्ट्रोमल भी होता है और एपिथेलियल कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सो यहाँ तक हमने कहा कि विल्म्स ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर है किडनी का, जो पेडियाट्रिक एज ग्रुप का है। 95% 5 ईयर्स पे या इससे पहले प्रेजेंट हो जाता है और होता भी यूनिलेटरल है। इसके अंडरलाइंग पैथोलॉजी ये है कि VT1 जीन के अंदर म्यूटेशन होती है और बाय नेचर अगर हम देखेंगे तो ये मिक्स सा ट्यूमर है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बच्चे की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस तरह से है। जाहिर सी बात है बेटे, अगर ट्यूमर है तो सबसे जो 90% मोस्ट कॉमन कंप्लेन है वो ये है कि एब्डोमिनल मास फील होता है उसको। ठीक है, अल्लाह ना करे मतलब हमारी किडनीज के अंदर इस तरह की कोई ग्रोथ होगी तो ज़ाहिर है किडनी वाला एरिया भारी हो जाएगा। तो एब्डोमिनल मास की जो कंप्लेन है उसके साथ पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है। नंबर 2 फिर ये होगा कि जाहिर सी बात है कि वहाँ पर क्या भी होगा, उसकी वजह से फ्लैंक एरिया में जब भी फ्लैंक का पेन होता है तो हम समझ जाते हैं कि किडनी रिलेटेड मसले की बात हो रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब बेटे ट्यूमर होगा तो उससे फिर छोटे पेशाब के अंदर खून आएगा, हीमाचूरिया होगा। सो एब्डोमिनल मास है, फ्लैंक पेन है, हीमाचूरिया है। 50% बच्चों के अंदर हाइपरटेंशन की हिस्ट्री भी हो सकती है। और मैंने आपको कहा था यंग लोगों के अंदर हाइपरटेंशन हो तो क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस या एक डायग्नोसिस क्या आता है हमारे जहन में,
पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ठीक है। और उसके अलावा वो कहता है कि लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो मेटास्टैटिक क्लिनिकल फीचर्स के साथ भी आ सकते हैं। और 92% तक हमने देखा कि ये जो विल्म्स ट्यूमर है इसकी मेटास्टेसिस होती है टुवर्ड लंग्स। तो फिर ज़ाहिर है अगर लंग्स में होगी या लिवर में होगी नंबर 2, तो फिर वो उन तरह की कंप्लेंट्स के साथ आएगा, ठीक है। सो 90% लोग जो हैं वो एब्डोमिनल मास की कंप्लेन के साथ आते हैं। 30% जो है उनमें फ्लैंक पेन की हिस्ट्री मौजूद होती है। उसके बाद वो कहता है 50% के अंदर हीमाचूरिया होता है, 50% के अंदर हाइपरटेंशन होती है, और 92% जो है वो मेटास्टेसिस के साथ आते हैं इन द लंग्स, एंड 18% में मेटास्टेसिस लिवर में भी हुई होती है। सो ये क्लिनिकल फीचर्स आपने याद रखने हैं। नाउ इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या करेंगे, 2 ही चीज़ें काफ़ी हैं, अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं और एक कंट्रास्ट एनहांस सीटी कर लेंगे, ठीक है। सो एक हम अल्ट्रासाउंड कर लेंगे और दूसरा जो है वो हम सीटी करेंगे, और वो भी कंट्रास्ट एनहांस सीटी करेंगे, तो उसी से हमारा डायग्नोसिस ज़ाहिर है बन जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इस डिजीज़ की वो TNM स्टेजिंग नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्टली बस सिंपल सी एक स्टेजिंग करते हैं। स्टेज 1 है, 2 है, 3 है या स्टेज 4 है, ठीक है। स्टेज 1 का ये मतलब है कि जब वो जो डिजीज़ है वो कन्फाइंड है किडनी तक, यानी अभी मेटास्टेसिस नहीं हुई है, किडनी तक कन्फाइन है, और जब वो किडनी तक कन्फाइन है तो हम उसको कम्प्लीटली विल्म्स ट्यूमर को एक्साइज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दिस इज स्टेज 1, ठीक है। उसके बाद स्टेज 2 का मतलब ये है कि है वो यूनिलेटरल ही, लेकिन उसकी जो कंप्लीट एक्सीजन है वो पॉसिबल नहीं है, हमें पार्शियल नेफ्रेक्टमी करनी पड़ेगी। स्टेज 3 में ये होता है कि ट्यूमर जो है वो मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है और वो दूसरी साइड पे जा रहा है, और 4 में तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा मेटास्टैटिक स्प्रेड हो चुका होता है, ठीक है। सो स्टेज 1 किडनी तक का एक्साइज कर सकते हैं, स्टेज 2 किडनी तक यूनिलेटरल एक्साइज नहीं कर सकते, स्टेज 3 में मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है, और स्टेज 4 में मेटास्टेटिक हो चुका है। आसान सी चीज़ है कि आपने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। तो आपने इसका जो ट्रीटमेंट है, जाहिर सी बात है बेटे के किडनी के अंदर अगर ट्यूमर है तो आपने क्या करना है, आपने नेफ्रेक्टमी ही करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेडिकल नेफ्रेक्टमी करते हैं, जो एकदम पहले बता चुकी हूँ। सो रेडिकल नेफ्रेक्टमी में बेसिकली हम क्या करते हैं, ब्लॉक एक्सीजन करते हैं, यानी जितनी भी ये किडनी है इसको निकालना है, साथ में अगर इसके ऊपर जो रीनल ग्लैंड है उसको निकाल लेंगे। उसके बाद इसका जो जरोटा फेशिया है उसको, पैरायोटिक लिम्फ नोड, इफ रीनल वेन इन्वॉल्वमेंट है ना, तो ये सारे का सारा एरिया एंड कुछ पोर्शन यूरेटर का भी निकाल लेंगे। इसको कहते हैं रेडिकल नेफ्रेक्टमी, ठीक है। सो रेडिकल नेफ्रेक्टमी करेंगे, आगे भी इसकी डिटेल पढ़ेंगे, और रेफ्रेक्टमी के बाद फिर हम क्या करेंगे, कीमोथेरेपी। मैंने आपको कहा 2 ट्यूमर है ना इंपॉर्टेंट, एक रीनल सेल कार्सिनोमा और एक विल्म्स। तो विल्म्स जो है वो कीमो को रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन जो दूसरा है हमारा रीनल सेल कार्सिनोमा वो नहीं रिस्पॉन्ड करता, ठीक है। सो कीमोथेरेपी हम करते हैं। कीमोथेरेपी के अंदर हम एक्टिनोमाइसिन दे सकते हैं या डॉक्सीरिबोसिन, ठीक है। सो डॉक्सीरिबोसिन जो है वो बेसिकली हम देते हैं। कहते हैं मोस्टली हमें रेडिकल नेफ्रेक्टमी ही करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम देखें कि डिजीज़ यूनिलेटरल है तो फिर हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी भी कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल डिजीज़ की जो प्रोग्नोसिस है वो ठीक है, गुड है, अच्छी है। सो दिस इज़ इट। सो ये आपका हो गया बेटे विल्म्स ट्यूमर। सो वो बता देगा एक बच्चा है 3 साल का और उसकी किडनी वाले रीजन में या फ्लैंक रीजन में पेन था, पेन बताता है या हीमाचूरिया के साथ आ रहा है या मास है, और पोन सीटी हमने देखा, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जो है वो विल्म्स ट्यूमर है। उसकी स्टेजिंग पूछ सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं, जिसमें रेडिकल मोस्टली बट पार्शियल नेफ्रेक्टमी भी की जा सकती है बायलेटरल केसेस में, और उसके बाद कीमोथेरेपी देते हैं और ओवरऑल प्रोग्नोसिस ठीक है, अच्छी है, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज़ रीनल सेल कार्सिनोमा। मैंने बता दिया रीनल सेल कार्सिनोमा एडल्ट्स का ट्यूमर है और इसके बहुत सारे नाम है, रीनल सेल कार्सिनोमा, क्रेविट्स ट्यूमर, एडिनो कार्सिनोमा, या फिर हमने कहा कि हम इसको क्या भी कहते हैं, हाइपर नेफ्रोमा भी कहते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं इसको। वो कह रहा है कि ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर है, मोस्ट कॉमन रीनल ट्यूमर है जो बेसिकली एडल्ट्स में पाया जाता है। जितने भी रीनल ट्यूमर पाए जाते हैं उनमें 85% जो है वो चांस ये है कि ये RCC ही होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने साइट याद रखनी है कि कहाँ से राइज होता है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नहीं जो होती है हमारी, उससे राइज होता है, ठीक है। सो PCT से बेसिकली राइज होता है। अब अगर हम देखें इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, किन लोगों के अंदर रीनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, तो वो जाहिर है जो स्मोकिंग करते हैं, जो क्रॉनिक स्मोकर हैं, या जो रीनल फेलियर का पेशेंट है, या जो कि हीमो डायलिसिस के ऊपर है, ज़ाहिर जिसकी किडनी काम नहीं कर रही है, वो डायलिसिस करा रहा है, वो होता है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ आपको बताया था, उसमें रिस्क होता है कि पेशेंट आगे चल के रीनल सेल कार्सिनोमा डेवलप कर सकता है। वो पेशेंट जिसका एस्बेस्टोस के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो, या फिर एक डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं वोन हिप्पल लिंडवा सिंड्रोम। ये जो वोन हिप्पल लिंडवा सिंड्रोम है, इसमें आपने 3 चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो पेशेंट को बायलेटरल रीनल सेल कार्सिनोमा होता है, दूसरा इस पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा, ये एक ऐसा
ट्यूमर है जो बहुत ज़्यादा कैटिकोलामाइंस बनाता है, फियोक्रोमोसाइटोमा, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह, ठीक है। और तीसरा इसकी पेनक्रियाटिक सिस्ट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो इसको रीनल सेल कार्सिनोमा होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा होता है और पेनक्रियाटिक सिस्ट होती हैं। और मोस्ट कॉमन रीज़न रीनल सेल कार्सिनोमा की यही लोग हैं जिनके अंदर वोन हिप्पल लैंडोआ डिजीज़ होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर इस ट्यूमर ने स्प्रेड करना है तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये आपकी किडनी है और यहाँ पे आपको पता है रीनल वेन वगैरह हैं और ये नीचे यूरेटर जा रहा है, तो अगर इसने स्प्रेड करना है तो ये कैसे करेगा। नंबर 1 तो वो कहता है कि ज़ाहिर है इसकी डायरेक्ट एक्सटेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये रीनल वेन के अंदर जा सकता है और वहाँ से फिर ये इन्फीरियर वेना केवा, क्योंकि जो रीनल वेन है वो कनेक्टेड होती है इन्फीरियर वेना केवा के साथ, तो रीनल वेन के थ्रू ट्यूमर की स्प्रेड हो सकता है टुवर्ड इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखना है कि इसकी लंग्स के अंदर स्प्रेड होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग चेस्ट एक्सरे पे हमें कैनॉन बॉल अपीयरेंस जो है वो लंग्स के अंदर मिलती है। क्या मिलती है? कैनॉन बॉल अपीयरेंस मिलती है। सो इस कैनॉन बॉल अपीयरेंस का मतलब यही है कि रीनल सेल कार्सिनोमा स्प्रेड होके लंग्स तक आ गया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बोनी मेटास्टेसिस भी होती है जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। एंड लास्टली जो है ये हाइलर और पैरायोटिक लिम्फ नोड में भी स्प्रेड कर सकता है। अभी आगे स्टेजिंग देखेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे। सो डायरेक्ट एक्सटेंशन होती है जरोटा फेशिया, रीनल दिस या फिर रीनल वेन के थ्रू इन्फीरियर वेना केवा या ब्लड के थ्रू लंग्स में, इसी तरह बोन्स में या लिम्फेटिक स्प्रेड भी हो सकता है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स का क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर में आपने इसका एक क्लासिकल ट्राइड याद रखना है। इस ट्राइड में बेटे आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। ज़ाहिर है रीनल सेल कार्सिनोमा है तो पेशाब में खून तो आएगा, सो हीमाचूरिया होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटे फ्लैंक पेन होता है जो भी हमने विल्म्स ट्यूमर में भी पढ़ा है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनको एक ड्रैगिंग सी सेंसेशन आती है, ठीक है। सो क्या होता है? फ्लैंक पेन होता है और ड्रैगिंग सी सेंसेशन फील हो रही होती है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई चीज़ जो है वो खिंचाव पड़ रहा है, ठीक है। सो हीमाचूरिया होता है, ड्रैगिंग फ्लैंक पेन होता है और पैल्पेबल किडनी मैस, ठीक है। और साथ में हमारे पास मैस होता है। सो ये जो पेन है, ड्रैगिंग सेंसेशन और मैस, ये इंपॉर्टेंट ट्राइड है। और साथ में हीमाचूरिया भी आपने याद रखना है ना। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ का उसने जिक्र किया हुआ है, वो ये जिक्र किया हुआ है कि जो लेफ़्ट रीनल वेन होती है वो जाके लेफ़्ट साइडेड वेरिकोसील कॉज कर सकती है, ठीक है। क्योंकि लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन आके बेसिकली लेफ़्ट वेन में ओपन हो रही होती है ना। लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन बेसिकली लेफ़्ट रीनल वेन में ओपन होती है। तो अगर ये ब्लॉक होगी तो सारी रिटेंशन एंड पूलिंग होगी और मेल को क्या भी हो सकता है? वेरिकोसील भी। सो हमने कहा कि जो रीनल सेल कार्सिनोमा है उसकी प्रेजेंटेशंस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बाकी मैं नेक्स्ट बताऊँगी। सो हीमाचूरिया हो सकता है, लॉइन में पैल्पेबल मैस होता है, उसके बाद हम देखेंगे तो फ्लैंक रीजन में पेन होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। उसके बाद बेटे आपने याद रखना है कि ड्रैगिंग से सेंसेशन होती है और वेरिकोसील हो सकती है। वो इस वजह से कि आपकी जो लेफ़्ट वेन है टेस्टिकुलर वेन, वो लेफ़्ट रीनल वेन में जाके ओपन होती है। एटिपिकल सिम्टम डिपेंड करते हैं अपॉन मेटास्टेसिस। उसकी वजह से बोनी पेन हो सकता है अगर बोन्स में चला गया, हेमोप्टिसिस कफ और खून की उल्टी हो सकती है अगर लंग्स में चला गया। उसके बाद परसिस्टेंस पायरेक्सिया हो सकता है। उसके बाद हाइपरटेंशन हो सकती है और किडनी ने अगर एरिथ्रोपोइटिन बहुत ज़्यादा बनाया तो पोलीसाइथीमिया वगैरह भी हो सकता है। सो ये कुछ जो हैं वो टिपिकल फीचर्स और एटिपिकल फीचर्स हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग इसको किस तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं और ट्रीट करते हैं।